कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले क्या हुआ था वो बताया जाता है। फिर हम कुछ शिप्स को एक आइलैंड की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जहां एक के बाद एक बड़े धमाके हो रहे हैं। और नेवी सोल्जर्स कहते हैं कि उनके हथियार मॉन्स्टर्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो सब कुछ हंटर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं। फिर हम एक हंटर को एंट मॉन्स्टर से भागता हुआ देखते हैं, और भागकर वो अपनी पार्टी के पास आ जाता है। फिर एंट मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड उन हंटर्स पर हमला कर देता है। पार्टी के सारे मेंबर्स मॉन्स्टर्स से लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उनमें से कोई भी इन मॉन्स्टर्स के आगे नहीं टिक पा रहा होता है। फिर एक जादूगर कहता है कि हम हमारी रैंक से इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाएंगे। पर तभी वहां एस रैंक हंटर्स आ जाते हैं और उन्हें बचाते हैं। सारे हंटर्स एस रैंक हंटर्स को देख खुश हो जाते और सोचते हैं कि उनकी की जान बच गई है। माइनो इंजर्ड हंटर्स को हील करता है, और फुकी और शिरकावा एंट मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं। वो दोनों आसानी से उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर तभी लीडर एंट वहां आ जाती है और उन पर हमला करती है। फुकी थंडर मैजिक का यूज करके और शिरकावा अपनी ताकत से उसे आसानी से हरा देते हैं। फिर वाइट एंट मॉन्स्टर्स का झुंड भी वहां आ जाता है और उन पर हमला करता है। शिरकावा पावर अप करता है और फुकी एक बड़े मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, और दोनों उनके पूरे झुंड को एक झटके में मार देते हैं। फिर हम एक और एस रैंक हंटर मोगामी को देखते हैं, जो शहर में दूसरे हंटर्स के साथ एंट मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। वो अपने फायर मैजिक से लो लेवल एंट्स को एक बार में मार देता है और वाइट एंट्स से बाकी हंटर्स के साथ लड़ता है। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले इस दुनिया में एक गेट खुला था, जो इस दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता है। और गेट के उस पार खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें ऑर्डिनरी हथियारों से नहीं मारा जा सकता है। इसलिए लोग जिनकी पावर्स अवेकन हो गई है, वही इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, और उन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स कई तरह के होते हैं: एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, ई रैंक। और जिसकी भी पावर एक बार अवेकन हो गई हो, वो दोबारा से अवेकन नहीं होती है। फिर हम 3 साल बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां एक आदमी कॉफी ले रहा होता है, और कॉफी वाला उसे रेड के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। फिर उसे अपना एक पुराना दोस्त दिखता है, जिससे माशिमा कहता है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना, क्योंकि तुम्हें एक हंटर नहीं बनना था। फिर वो कहता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और हमारा दूसरा बच्चा होने वाला है। फिर माशिमा कहता है, हाँ, रेड से काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर कुगा कहता है कि काफी समय हो गया मुझे हंटिंग करे हुए, और अब मेरी स्किल्स भी कमजोर हो चुकी है। फिर शन वहां आ जाता है और माशिमा उसे आने के लिए शुक्रिया कहता है, और सारे लोग शन को देखकर काफी खुश होते हैं। फिर कुगा माशिमा से पूछता है कि क्या शन यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर है। माशिमा जवाब देता है, शन का निकनेम द वर्ल्ड्स वीकेस्ट है। फिर माशिमा हंसते हुए बताता है कि वो इतना कमजोर है कि सबसे आसान ईरान डंजन में भी वो चोटिल हो जाता है। कुगा कहता है कि क्या सच में यह इतना वीक है। माशिमा कहता है, हाँ, शन यहाँ सबसे कमजोर है, और अगर यह यहाँ है तो इसका मतलब है कि हमें आज आसान डंजन में ही रेड करनी है। इन दोनों की बातें शन सुन रहा होता है। फिर वो कॉफी लेने जाता है, पर उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि कॉफी भी खत्म हो जाती और उसे नहीं मिलती। फिर एक लड़की वहां आती है, जिसका नाम मिजुकी होता है, और वो शन से पूछती है कि तुम फिर चोटिल कैसे हो गए। शन कहता है, हंटिंग करते समय। मिजुकी शन से पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। शन बताता है कि हम ही रैंक डंजन में थे और सब लोगों में से बस में अकेला था जो चोटिल हुआ था, क्योंकि वहां सब हाई रैंक हंटर्स थे, और इसीलिए वो किसी हीलर को अपने साथ नहीं ले गए थे। मिजुकी कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही वो हाई रैंक हंटर्स, पर उन्हें एक हीलर जरूर ले जाना था। फिर शन कहता, मुझे पता है, मैं कमजोर हूँ और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और मिजुकी को भी यह पता है। फिर सब लोग गेट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माबूची, जो कि उनमें से सबसे हाई रैंक हंटर है, उस रेड पार्टी का लीडर बनने को बोलता है, और सब मान जाते हैं।
माशिमा शन से कहता है कि देखना कि तुम फिर से चोटिल ना हो जाओ। फिर शन अपना बेस्ट देने का बोल के सबसे साथ गेट के अंदर चला जाता है। फिर हम हंटर्स गिल्ड को देखते हैं, जहां अकीरा गिल्ड के चेयरमैन से पूछता है कि सरकार के साथ मीटिंग का क्या हुआ। चेयरमैन बताता है कि उन्हें डंजन सप्लाईज चाहिए, और वो कहता है कि हमें जो मैजिकल क्रिस्टल्स मॉन्स्टर को हराने के बाद मिलते हैं, हम वो क्रिस्टल्स सरकार को बेच देते हैं। सरकार इन मैजिकल क्रिस्टल्स, स्टोन्स और मैजिकल ओर्स का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए करना चाहती है, क्योंकि यह दूसरे मेथड से ज़्यादा किफ़ायती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। फिर हम डंजन में देखते हैं कि शन फिर से चोटिल हो गया है और मिज़ुकी उसे हील कर रही है। मिज़ुकी उससे पूछती कि तुम हंटिंग क्यों कर रहे हो, और फिर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न यह सब करने का। शन सोचता है असली वजह बताना सही नहीं रहेगा, इसलिए वो कहता कि मैं तो बस मज़े के लिए हंटिंग करता हूँ ताकि बोर ना हो सकूं। इस पर मिज़ुकी कहती ऐसे ही मज़े मज़े में तुम मरने के बाद भी रेड करना। इस पर शन हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी के दूसरे हंटर्स फायर मैजिक और स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके आसानी से मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, और उनकी रेड खत्म ही होने वाली होती है। तभी एक हंटर कहता है कि उसे एक और डंजन एंट्रेंस मिली है। सब लोग एंट्रेंस को देखते हैं, और लीडर माबूची कहता है कि यह डबल लेयर है और यह असली लगती है। फिर वो अपना फायर मैजिक गेट के अंदर मारता है और कहता है कि डंजन का गेट तब तक बंद नहीं होता जब तक कोई डंजन के बॉस को हरा ना दे। और गेट अभी खुला है, इसका मतलब है कि यहाँ का बॉस इस डबल लेयर गेट के अंदर है। और ऐसी सिचुएशंस में हमें हंटर्स गिल्ड को बताना चाहिए, पर अगर यहाँ दूसरे हंटर्स भी आ गए तो हम कम पैसे कमा पाएंगे। इसलिए हमें इस गेट के अंदर जाना चाहिए और बॉस मॉन्स्टर को हराना चाहिए। फिर सब लोग वोट करते हैं कि इस एंट्रेंस के अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह 13 लोग होते हैं, तो वोट 6-6 से बराबर हो जाते हैं। और आखिरी वोट शन का बचता है, और उस पर ही सब निर्भर होता कि वो लोग एंट्रेंस के अंदर जाएंगे या नहीं। फिर शन सोचता है कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और उसे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भी भेजना है, और अपनी बीमार माँ का इलाज भी कराना है, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। फिर वह जाने के लिए हाँ कह देता है। फिर हम हंटर्स गिल्ड को देखते हैं, जहां नए हंटर्स अपनी रैंक चेक कर रहे होते हैं, इस पर अपना हाथ रखकर। और एस रैंक हंटर मोगामी फोन पर अपने एम्प्लॉय से नए बी और सी रैंक हंटर्स को हायर करने को कहता है। और फिर रोड पर कुछ चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर ले जाते हैं, पर तभी एस रैंक शिजुको कोस्का उन चोरों से पर्स वापस ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि सब लोग उस एंट्रेंस के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक हंटर कहता है कि हम शायद ज्यादा अंदर जा रहे हैं। फिर एक और हंटर कहता है कि हम यहाँ कब से चल रहे हैं। एक हंटर जवाब देता है कि लगभग 40 मिनट से वो सब चल रहे हैं, और बॉस को मारने के बाद 1 घंटे के अंदर ही एंट्रेंस बंद हो जाती है। फिर सीन बदलता है, और शन मिज़ुकी से माफी मांगता है कि उसके वोट की वजह से ही उसे इस एंट्रेंस के अंदर आना पड़ा, क्योंकि मिज़ुकी ने यहाँ ना आने के लिए वोट किया था। फिर वो कहती है कि क्या तुम पागल हो, कुछ ही देर पहले तुम मरते मरते बचे हो और मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से हील किया है, तो किस वजह से तुमने यहाँ आने के लिए वोट किया, और क्या तुम्हारे सिर पर भी चोट आई है जिसकी वजह से तुमने हाँ बोला यहाँ आने के लिए। शन सोचता है कि मैं मिज़ुकी के वजह से ही जिंदा हूँ, क्योंकि वो एक बी रैंक हीलर है, और उससे सॉरी कहता है। फिर मिज़ुकी कहती है कि अगर तुम सॉरी हो तो मुझे लंच के लिए ट्रीट कर सकते हो। शन शर्मा जाता है और हाँ कह देता है। तभी वो एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि बॉस रूम होता है। सारे हंटर्स उसे देख चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी कभी इतना बड़ा दरवाजा नहीं देखा होता है। फिर हम देखते हैं हंटर्स गिल्ड का चेयरमैन नए हंटर्स को बता रहा है कि यह काम काफी खतरनाक है, और चाहे वो कितने ही स्ट्रॉन्ग हो या उनके सामने कोई कमजोर मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, उन्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। फिर हम देखते हैं कि सब उस दरवाजे के अंदर जाते हैं, और अंदर पहुंचते ही देखते हैं कि वहां लाइट्स भी चालू है।
फिर वहां उन्हें काफी बड़े बड़े स्टैचूज दिखते हैं और ऐसी अनोखी जगह देख किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी जगह किसी डंजन के अंदर हो भी सकती है। जब शन इन स्टैचूज को देखता है तो उसे लगता है कि सारे स्टैचूज अजीब है और सबने अपने हाथों में कुछ न कुछ पकड़ रखा है और उसे लगता है कि यहाँ कोई उन्हें घूर रहा है। फिर सब सामने एक सबसे बड़े स्टैचू को देखते हैं जो कि उन्हें बॉस लग रहा होता है। तभी वहां एक हंटर को एक मैजिक सील दिखती है। फिर वो उनके लीडर को बताता है कि इस सील में कुछ लिखा है। लीडर फिर पढ़ता है और वहां लिखा होता है कि यह 3 कमांड्स इस टेम्पल में सबको मानने होंगे। पहला, वर्शिप द लॉर्ड। दूसरा, प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा, प्रूव योर फेथ। तभी मिजुकी सबसे बड़े स्टैचू की आंख को हिलते हुए देखती है। शन कहता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, पर फिर उसे भी वहां कुछ अजीब महसूस होने लगता है। फिर माबूची उस सील की आखिरी लाइंस पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जो इन कमांड्स को नहीं मानेगा वो यहाँ से कभी भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। तभी वहां का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और सब डर जाते हैं। यह देख एक हंटर कहता है कि तुम सब पागल हो, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी माबूची चिल्लाकर उससे कहता है कि रुको, दरवाजे को हाथ मत लगाना। दरवाजे को हाथ लगाते ही एक स्टैचू हिलता है और अपने हथियार से एक झटके में उसे मार देता है। यह देख सब बहुत डर जाते हैं और फिर सबसे बड़ा वाला बॉस स्टैचू भी हिलने लगता है। सारे लोग उस स्टैचू को हिलता देख डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या अब हमें इन सब स्टैचूज से लड़ना पड़ेगा। जो हंटर मारा गया है उसकी रैंक डी होती है। यह देख शन भी घबरा जाता है क्योंकि उसकी रैंक ई है। फिर शन कहता है कि यह डी रैंक डंजन है, तो इसमें इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं जो एक डी रैंक हंटर को बस एक हिट में ही मार दे। तभी बड़ा वाला स्टैचू भी अपनी आंखें हिलाता है और शन उसे अपनी डरी हुई आंखों से देखता है। फिर हम शन की मेमोरीज को देखते हैं जिसमें जब वो अपनी पहली रेड पर गया था तो वो अपनी पार्टी से अलग हो गया था और खो गया था। फिर उसे एक ही रैंक मॉन्स्टर ने बैक पर मारा था जिससे उसे हफ्तों हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। और एक बार तो वो डंजन में फंस गया था और भूखा ही मारने वाला था। उसे लो रैंक डंजन्स में भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। दूसरे हंटर्स मैजिकल स्टोन्स के बदले नए इक्विपमेंट्स लेते थे और ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराते थे, पर वो कभी भी अपने लिए नए इक्विपमेंट्स नहीं ले पाया क्योंकि उसके सारे पैसे उसकी फैमिली के लिए खर्च हो जाते थे। फिर हम देखते हैं कि सग हर बार लो रैंक डंजन से चोटिल होकर आता था जिसकी वजह से लोग उसका मजाक बनाने लगते थे और उसे सबसे कमजोर हंटर कहते थे। पर हर वो अपनी सराउंडिंग्स पर नजर रखता था। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां बड़ा वाला स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम की तरह मैजिक का यूज करता है और तभी शन सबसे नीचे झुकने का कहता है ताकि वो उससे बच सके। शन मिजुकी को पकड़कर नीचे झुकता है। वह लेजर मैजिक इतना पावरफुल होता है कि कुछ हंटर्स को तो मार ही देता और बाकी लोग भी उससे बाल बाल बचते हैं। इसके बाद फिर माबूजी सबसे चिल्लाकर कहता है कि कोई भी अपनी जगह पर खड़े मत होना, नहीं तो वो स्टैचू हम पर वापस हमला कर देगा। सब लोग माबूजी की बात मानते हैं और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। मिजुकी कुछ ज्यादा ही डर जाती है और अपनी आंखें भी नहीं खोल पाती। फिर माबूची शन से कहता है कि जो लोग अपनी जगह से हिले सिर्फ वही लोग मारे गए और जिनने तुम्हारी बात मानी और नीचे झुके बस वही जिंदा बचे हैं। फिर शन माबूची के हाथ को देखता है जो आधा कट चुका है और खून बहने से रोकने के लिए उसकी मदद करता है। फिर वो शन से उस बड़े स्टैचू की रैंक के बारे में पूछता है। शन कहता है उसे नहीं पता, वो कभी डी रैंक से ऊपर रेड्स में गया ही नहीं। माबूची बताता है उसके हिसाब से यह जगह और यह बड़ा स्टैचू एस रैंक के हैं। फिर वो टेम्पल के 3 कमांड्स के बारे में कहता है और अगर वो उन कमांड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। फिर हम शन की छोटी बहन को देखते हैं जिससे उसकी फ्रेंड शन के बारे में पूछ रही होती है कि वो कैसा हंटर है। फिर सीन बदलता है और हम डंजन में देखते हैं कि
एक हंटर कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैंने फाइनली एक बड़ी गिल्ड ज्वाइन करी है। फिर वो हंटर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। शन उससे हिलने को मना करता है, पर वो हंटर कुछ नहीं सुनता और कहता है कि वो अपनी स्पीड पर भरोसा करता है और एक झटके में ही वो इस गेट से बाहर निकल जाएगा। फिर वो हंटर दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जंप करता है, पर वो बड़े वाले स्टैचू के हमले से नहीं बच पाता और मारा जाता है। यह देख शन कहता है कि यह हमें कभी भी मार सकते हैं, तो अभी तक हमें इन्हें जिंदा क्यों रखा है। फिर शन समझ जाता है कि जब भी कोई दरवाजे के पास जाता है तो गार्ड स्टैचू उस पर हमला करता है, और जब कोई अपनी जगह से हिलता है तो बड़ा वाला स्टैचू लेजर बीम से उसे मार देता है। उसे समझ में आ जाता है कि उस कमरे में कुछ नियम यानी कमांड्स हैं जो वहां सबको मानने पड़ेंगे। फिर शन माबूजी से कहता है कि इस डंजन के अंदर एक रूल है, और नीचे झुकते हुए बड़े स्टैचू की तरफ जाने लगता है। माबूजी शन की आंखों में देखकर समझ जाता है कि यह आंखें उसकी है जो मरना नहीं बल्कि जीना चाहता है। फिर शन स्टैचू की तरफ आगे बढ़ता है और वो स्टैचू भी शन को ही देख रहा होता है। शन को समझ आ जाता है कि स्टैचू जब हमला करता है तब हम खड़े होने वाले होते हैं, और कहता है कि वो पहले कमांड का मतलब समझ गया है। फिर शन चिल्लाकर सबको कहता है कि स्टैचू के सामने झुक जाओ। माबूजी फिर शन से पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आ गया है। शन कहता है कि अगर हम इस स्टैचू के सामने झुक जाएंगे तो यह हम पर हमला नहीं करेगा, और कहता है कि वर्शिप द लॉर्ड जो कि पहला कमांड है, उसका मतलब है कि हमें इस स्टैचू के सामने झुकना होगा। बाकी सब लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो शन की बात सुनकर उस स्टैचू के सामने झुक जाते हैं। पर जैसे ही सब लोग स्टैचू के सामने झुक जाते हैं, वो स्टैचू अपना एक्सप्रेशन बदल लेता है और हंसने लगता है। सारे लोग ऐसी हंसी देख डर जाते हैं। फिर उगा माशिमा से कहता है कि यह स्टैचू अब हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा है, और इसका मतलब है कि अब हमारी जान बच गई है। और फिर वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसको देख बाकी लोग भी समझने लगते हैं कि अब हमारी जान बच गई है और अब हम यहाँ से जा सकेंगे, और वो लोग भी स्टैचू के सामने वापस खड़े हो जाते हैं। शन चिल्लाकर सबसे मना करता है कि अभी कोई भी खड़ा ना हो, पर तभी वो स्टैचू हिलने लगता है और फिर खड़ा हो जाता है। सारे लोग उस स्टैचू को खड़ा देख डर जाते और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। माबूजी शन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इस सिचुएशन से बचने के लिए। शन फिर सबसे कहता है कि पहले कमांड में हमें इस स्टैचू को वर्शिप करना था, यानी इसकी पूजा करनी थी, और दूसरा कमांड प्रेज द लॉर्ड है, तो इसका मतलब है कि हमें अब इस स्टैचू की तारीफ करनी होगी और हो सकता है कि फिर हम सब बच जाए। फिर एक हंटर कहता है कि मैं चर्च का हिस्सा था, तो मैं आसानी से इस स्टैचू को प्रेस यानी उसकी तारीफ कर सकता हूँ। फिर वो एक प्रेयर गाने लगता है। बाकी लोगों को लगता है कि प्रेयर का असर हो रहा है और स्टैचू अब धीरे धीरे मूव कर रहा है, पर शन को समझ आ जाता है कि वो हंटर किसी दूसरे गॉड की प्रेयर गा रहा है और इस स्टैचू को प्रेस नहीं कर रहा है। तभी वो स्टैचू इस हंटर को अपने पैरों से कुचल देता है। यह देख सारे लोग शॉक हो जाते हैं और उस स्टैचू से बचकर भागने लगते हैं। वो स्टैचू एक एक कर लोगों को अपने पैरों से कुचल कर मार रहा होता है, और फिर शन सबसे अलग अलग रहने को कहता है, पर वो मिजुकी को अपने साथ ले जाता है। फिर हम कुगा को भागते हुए देखते हैं, जो कहता है कि वो यहाँ नहीं मर सकता है, और याद करता है कि उसकी वाइफ ने उसे हंटर बनने जैसा खतरनाक काम छोड़ने को कहा था, पर वो अपने बच्चों के लिए पैसे कमाना चाहता था, इसलिए वो इस रेड में आज आया था। फिर वो एक जगह खड़ा हो जाता है, पर तभी माशिमा उसे चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारे पीछे देखो, पर कुगा पीछे मुड़े उससे पहले ही एक स्टैचू उसे मार देता है। फिर शन स्टैचूज की तरफ देखता और कहता है कि किसी के पास तलवार, किसी के पास कुल्हाड़ी और किसी के पास इंस्ट्रूमेंट्स है। हमें क्या करना चाहिए, और हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। फिर शन सोचता है कि हम जब गार्ड्स के पास जाते हैं तभी वो हम पर अटैक करते हैं, तो क्या यह स्टैचूज जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हम पर अटैक करेंगे जब हम उनके पास जाएंगे। शन समझ जाता है कि इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज हम पर अटैक नहीं करेंगे और हमें उन स्टैचूज से दूर रहना है,
जिनके पास हथियार है। फिर वो सबसे इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचूज की तरफ जाने को कहता है। जैसे ही वो लोग स्टैचूज के सामने पहुंचते हैं, वो स्टैचूज इंस्ट्रूमेंट्स बजाना चालू कर देते हैं और किसी पर अटैक नहीं करते। मशीमा भी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के सामने जाकर बैठ जाता है। फिर वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है, पर माशिमा रोने लगता है क्योंकि उसका दोस्त कुगा मारा जा चुका है। शन मिजुकी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाता है, पर वो स्टैचू अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाती है क्योंकि वो दो लोग होते हैं, और तभी बड़ा स्टैचू उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। शन मिजुकी को इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास छोड़ वहां से भाग जाता है किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू को ढूंढने के लिए। फिर बड़ा वाला स्टैचू शन पर अपने पैरों से हमला कर देता है, पर शन बच जाता है और एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है। माबूची शन को चिल्लाकर बताता है कि उस स्टैचू के पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि एक शील्ड है। फिर वो स्टैचू शन पर हमला करता है, जिससे शन घायल हो जाता है और रेंग कर दूसरे स्टैचूज की तरफ जाने लगता है। वो कहता है कि अगर कोई गॉड है तो उसकी मदद करे और उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंचाए। तभी वो रेंगते हुए एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैचू ही होता है, और वो स्टैचू गाना गाने लगती है और उसकी जान बच जाती है। फिर सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज भी गाने लगते हैं और दूसरा कमांड पूरा हो जाता है, जिससे स्टैचूज अटैक करना बंद कर देते हैं। फिर मिजुकी भागकर शन के पास आती है, पर वो उसे देख रोने लगती है क्योंकि जब शन पर शील्ड वाले स्टैचू ने हमला किया था तो उसकी एक टांग टूट गई थी। मिजुकी जल्दी से उसके कटे हुए पैर के पास आ जाती है और उसे हील करना चालू कर देती है। शन कहता है कि तुम अब रुक सकती हो और इस पैर को हील करना अब इम्पॉसिबल है। मिजुकी कहती कि चुप रहो और शांति से बैठो। हम देखते हैं कि मिजुकी शन को हील करने के लिए अपनी पूरी मैजिकल पावर्स का यूज कर लेती है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। बाकी हंटर्स यह देख परेशान होते हैं कि क्या मिजुकी ठीक है, पर वो खुश होते हैं कि शन अभी भी जिंदा है। फिर माबूची कहता है कि हम यहाँ 17 लोग आए थे और अब बस 6 ही लोग बचे हैं और 2 लोग काफी ज्यादा घायल हैं। माशिमा मबुची से कहता है कि दुख की बात है कि तुम्हारा एक हाथ कट चुका है, पर इस सब के लिए जिम्मेदार भी तुम ही हो क्योंकि तुम ही हमें यहाँ लाए थे और तुम्हें सजा होगी जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तभी बड़ा वाला स्टैचू वापस से हिलने लगता है। फिर वो स्टैचू अपने हाथ से एक इशारा करता है और जमीन से 2 पत्थर बाहर आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह क्या है। फिर माबूची शन से पूछता है कि यह क्या चीज है। शन बताता है कि यह 2 पत्थर एक अल्टर है। शन समझाता है कि पुराने समय में इस अल्टर पर जिंदा जीवों को सैक्रिफाइस किया जाता था, यानी बलि दी जाती थी गॉड के लिए। शन कहता है कि यही तीसरा कमांड है, अपने फेथ को प्रूव करना अपनी जान देकर। फिर माशिमा कहता है कि मैं अब सब समझ गया हूँ और हम में से किसी एक को यहाँ अपना सैक्रिफाइस करना है, यानी अपनी जान देनी है। माशिमा कहता है कि इस सब के जिम्मेदार टीम लीडर माबूची है, तो उन्हें ही अब अपने आप को सैक्रिफाइस करना होगा। माबूची अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए मान जाता है और अल्टर की तरफ जाने लगता है। फिर माबूची अल्टर के पास पहुंच जाता है अपना सैक्रिफाइस देने। तभी उसके पीछे एक रेड फ्लेम जलती है, इसलिए वो शन से पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। शन कहता है कि क्या बड़े स्टैचू को कोई सैक्रिफाइस नहीं चाहिए। फिर वह 2 हंटर्स की मदद से खुद भी उस अल्टर के ऊपर चला जाता है और वहां फिर 3 फ्लेम जलने लगती है। इसके बाद शन माबूची से पूछता है कि क्या बाहर से कोई हंटर्स हमें बचाने आएंगे। माबूची बताता है कि आज 7वां दिन है, तब से इस डंजन का गेट खुला है और 7वें दिन के बाद डंजन का गेट पूरी तरह से खुल जाता है और डंजन के मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जाते हैं और आम इंसानों पर हमला करने लगते हैं और उसे डंजन ब्रेक कहा जाता है। शन यह होने से रोकना चाहता है क्योंकि बाहर उसकी खुद की फैमिली भी है। फिर हम शन की छोटी बहन को देखते हैं जो अपनी बीमार माँ से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। फिर सीन बदलता है और शन फिर सबको उस अल्टर के ऊपर बुलाता है और कहता है कि जब तक सब इसके ऊपर नहीं आएंगे ट्रायल शुरू नहीं होगा, और फिर सब अल्टर के ऊपर आ जाते हैं
और सबके हिस्से की फायर्स भी जलने लगती है। तभी वहाँ सर्कल में ब्लू फ्लेम्स भी जलने लगती है और अचानक से वहाँ का दरवाजा खुल जाता है। तभी एक ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और सारे स्टैचूज हंटर्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे सारे हंटर्स डर जाते हैं। फिर एक के बाद एक ब्लू फ्लेम बुझने लगती है और वो स्टैचूज आगे बढ़ते जाते हैं। फिर शन सोचता है और उसे पता चलता है कि जितनी देर वो इन स्टैचूज पर नजर रखते हैं, वो स्टैचूज नहीं हिलते, पर जैसे ही वो इन स्टैचूज से अपनी नजर हटा लेते हैं, वो स्टैचूज हिलने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। शन सबसे कहता है कि कोई भी अपनी आंखें बंद मत करो, वरना वो स्टैचूज हमारी तरफ आ जाएंगे। तभी एक लड़की कुछ ज्यादा ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है और भागकर उस गेट से बाहर चली जाती है और उसके हिस्से की फ्लेम बुझ जाती है। यह देख सब चौंक जाते हैं कि आखिर वो दरवाजे के बाहर कैसे चली गई और उसे कुछ हुआ भी नहीं। फिर माबूची और माशिमा कहते हैं कि इसका क्या मतलब है और गेट बस थोड़ा सा ही बंद क्यों हुआ है। शन सोचने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है और सोचता है कि क्या दरवाजे का खुलना एक ट्रैप है और क्या दरवाजे के बाहर जाकर वो मारे जाएंगे और क्या उन्हें यहाँ खड़े रहने चाहिए या उस लड़की की तरह दरवाजे से बाहर चले जाना चाहिए। तभी एक हंट कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब मैं और सहन नहीं कर सकता, और वो शन को छोड़ भागकर दरवाजे से बाहर चला जाता है और उसकी रेड फ्लेम भी बुझ जाती है। फिर माशिमा कहता है कि शन, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जैसा एक ही रैंक हंटर हमारी इतनी ज्यादा मदद करेगा। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें एक कमजोर हंटर समझा, और आज जितने भी लोग यहाँ जिंदा बचे हैं वो तुम्हारी बदौलत है, और मैं भी तुम्हारी वजह से ही अभी तक जिंदा हूँ, इसलिए थैंक यू। पर मेरी भी फैमिली है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे माफ करना। यह कहकर माशिमा भी गेट से बाहर चला जाता है और एक और रेड फ्लेम बुझ जाती है और अब बस 3 लोग और 3 ही रेड फ्लेम्स बची होती है। फिर माबूची को समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बताता है कि जब तक इस अल्टर पर एक भी इंसान रहेगा, यह दरवाजा बंद नहीं होगा। और वो मिजुकी से कहता है कि तुम शन को यहाँ से लेकर चले जाओ और बस मैं अकेला ही यहाँ रहूंगा। पर मिजुकी अपना पूरा मैजिक पावर यूज कर चुकी है, जिससे अब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। यह देख शन माबूची से कहता है कि आप मिजुकी को यहाँ से लेकर चले जाओ और मैं यहाँ रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक पैर टूट चुका है और अब मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मिजुकी चिल्लाकर शन से कहती है कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी, पर तुम चले जाओ। शन मिजुकी से कहता है कि मैंने साथ डिनर करने का प्रॉमिस किया था ना, इसलिए पहले तुम खा लेना और बाद में मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा, और उसे अपना मैजिकल कोड दे देता है पेमेंट के लिए। माबूची मिजुकी को बेहोश कर वहां से ले जाता है और आखिर में बस शन ही अकेला वहां बचता है। फिर शन कहता है कि शुक्र है कि बाकी सब बाहर चले गए। तभी सारे स्टैचूज उसकी तरफ आने लगते हैं। फिर शन को एक तलवार मिलती है, जिसे उठा वो कहता है कि कम से कम मैं एक मॉन्स्टर को तो मारूंगा ही। इसके बाद फिर सारे स्टैचूज एक के बाद एक शन पर हमले करते जाते हैं। शन लगभग बेहोश ही होने वाला होता है, और तभी एक स्टैचू भाले से शन पर हमला करता है और उसे ऊपर उठा लेता है, फिर अल्टर पर पटक देता है। शन कह रहा होता है कि उसे अभी नहीं मरना, उसकी भी फैमिली है। भले ही यहाँ रुकने का डिसीजन उसी का था, पर फिर भी उसे अभी नहीं मरना और उसे बस एक और चांस चाहिए लाइफ दोबारा से जीने का। तभी वो स्टैचू अपने भाले से एक बार फिर से शन पर अटैक करने के लिए आता है, पर तभी सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती है और शन के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसपे लिखा होता है कि सीक्रेट क्वेस्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी है और इस क्वेस्ट का नाम होता है करेज ऑफ द वीक। स्क्रीन पर आता है कि तुमने प्लेयर बनने का मौका हासिल किया है और आपके पास बस 2 ही सेकंड्स बचे हैं मरने से पहले इस मौके को एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद फिर हम शन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। फिर शन की आंखें खुलती है और वो सोचता है कि वो यहाँ कैसे आ गया और क्या उसने अभी एक बुरा सपना देखा। तभी दरवाजे से हंटर्स गिल्ड के 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं। शन उनसे पूछता है कि ऑफिसर्स को मुझसे क्या काम है। वो बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश हो और हम तब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं।
शन ऑफिसर से माबूची और मिजुकी के बारे में पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक है। ऑफिसर शन को बताते हैं कि वो दोनों ठीक है, पर माबूची का हाथ कट गया था, इसलिए अब माबूची शायद ही हंटर्स गिल्ड को दोबारा ज्वाइन करे और मिजुकी भी अभी सदमे में है, तो वो भी अब शायद ही वापस से हंटर बनने का काम करे। फिर ऑफिसर्स शन से कहते हैं कि उस डंजन से, जो कि एक डबल लेयर डंजन था, बस 6 ही लोग वापस लौटे हैं, और एक साथ इतने ज्यादा लोगों का डंजन में मर जाना एक अनोखी बात है। और वो कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर्स और व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पहुंचे तो वहां बस उन्हें तुम ही अकेले मिले, वो भी एक अल्टर पर बेहोशी की हालत में। यहाँ तक कि उन्हें वहां कोई भी स्टैचूज नहीं दिखे और ना ही किसी मरे हुए हंटर की बॉडी उन्हें मिली। शन उनकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो ऑफिसर्स शन से कहते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हारी डबल अवेकनिंग हुई है। शन उनसे डबल अवेकनिंग का मतलब पूछता है। वो बताते हैं कि जब एक हंटर की पहली बार अवेकनिंग होती है तो वो हंटर ताकतवर हो जाता है, पर रेयर केसेस में कुछ हंटर्स की डबल अवेकनिंग होती है, जिससे वो हंटर्स और ज्यादा ही पावरफुल हो जाते हैं। वो ऑफिसर्स अपने साथ एक ऐसा डिवाइस लाए होते हैं जिससे लोगों का मैजिक पावर लेवल चेक किए जा सकता है, क्योंकि उन्हें शक था कि इतने ज्यादा पावरफुल स्टैचूज को कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं मार सकता, इसलिए वो शन का पावर लेवल चेक करते हैं। फिर जब उनको शन का पावर लेवल पता चलता है तो उन्हें समझ आ जाता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। असल में शन का पावर लेवल 10 होता है और नॉर्मल ई रैंक हंटर्स का पावर लेवल 70 के आसपास होता है। फिर वो ऑफिसर्स समझ जाते हैं कि शन ने उन मॉन्स्टर्स को नहीं मारा और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फिर शन के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जिसपे एक अनरेड मैसेज होता है। फिर शन सोचता है कि क्या यह स्क्रीन बस उसे ही दिख रही है, और उसका पैर अब पहले जैसा हो गया है और साथ ही उसकी बॉडी पर कोई भी चोटों का निशान नहीं है। इसलिए शन कंफ्यूज होता है कि क्या वो सब एक सपना था या एक हकीकत। तभी उसकी बहन वहां आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें डंजन में जाने से मना किया था ना, और तुम फिर से घायल होकर आ गए, और अगर अब एक बार फिर तुम ऐसे ही घायल हुए तो मैं अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दूंगी और एक जॉब करना चालू कर दूंगी। फिर शन अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे भी शन के सामने कोई स्क्रीन दिख रही है। उसकी बहन कहती है कि क्या तुम पागल हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर उसकी बहन चली जाती है। शन फिर अपनी स्क्रीन पर अनरेड मैसेजेस को खोलता है और उसके सामने कई सारी विंडोज ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम प्लेयर को ताकतवर बनने में मदद करेगा और अगर प्लेयर सिस्टम की बातें नहीं मानता है तो उसे सजा होगी। शन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो याद करता है कि डंजन में भी उसे ऐसी ही स्क्रीन दिखाई दी थी। फिर शन को एक और मैसेज आता है जिसमें आज का डेली क्वेस्ट होता है पावरफुल बनने के लिए, और उसमें लिखा होता है कि प्लेयर को पुशअप्स, स्क्वाट्स और रनिंग करनी है, और अगर शन यह क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करता है तो उसे सजा होगी। शन को यह सब एक मजाक लग रहा होता है और फिर वो सोने चला जाता है। इसके बाद फिर हम उन्हीं ऑफिसर्स को देखते हैं जो शन से पूछताछ करने आए थे। वो हंटर्स गिल्ड के चेयरमैन से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बताते हैं कि शन को कोई भी डबल अवेकनिंग नहीं हुई है। चेयरमैन कहता है कि वो डबल लेयर डंजन काफी मिस्टीरियस था, इसलिए तुम इस केस को स्पेशल केस की तरह लो और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। फिर हम एस रैंक हंटर मोगामी को देखते हैं जो कि एस रैंक हंटर शिजुको को नए हंटर्स को ट्रेन करने के लिए कहता है। शुरू में वो हिचकिचाती है पर फिर हाँ कह देती है। फिर कुछ देर बाद शन को एक मैसेज आता है कि उसने टाइम लिमिट के अंदर क्वेस्ट पूरा नहीं किया है, इसलिए उसे अब सजा होगी। तभी शन एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है और फिर उसके पीछे एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। फिर शन को एक और मैसेज आता है जिसमें बताया होता है कि यह एक पेनाल्टी क्वेस्ट है जिसमें उसे 4 घंटे इस जगह में सरवाइव करना होगा। फिर हम देखते हैं कि शन उस मॉन्स्टर से बचने के लिए दूर भागता है और ऐसे ही मॉन्स्टर्स से बचते बचते उसके 4 घंटे पूरे हो जाते हैं और पेनाल्टी क्वेस्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद शन वापस से हॉस्पिटल में पहुंच जाता है
और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि पेनाल्टी क्वेस्ट पूरा करने के लिए उसे रिवॉर्ड्स मिले हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है और एक नर्स उसे ऐसी हालत में देख बाकी स्टाफ को बुलाती है। फिर सीन बदलता है और हम मिजुकी को देखते हैं जिसे फोन पर एक डी रैंक मिशन ज्वाइन करने के लिए पूछा जाता है, पर वो मना कर देती है। और फिर उसे शन के बारे में भी पता चलता है कि वो अब ठीक है। फिर मिजुकी शन से मिलने हॉस्पिटल जाती है, पर शन को रनिंग करते देख वो शन से बिना मिले ही वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि दो नर्सेस आपस में बात कर रही होती हैं कि एक पेशेंट जिसका नाम शन है वो रोज सुबह लगातार 4 घंटे रनिंग कर रहा है और उसे बस कुछ दिन पहले ही होश आया था। फिर हम शन को देखते हैं जो काफी थका हुआ दिखाई देता है और उसे समझ आ चुका होता है कि जो स्क्रीन उसके सामने ओपन हो रही है वो असली है और बस वो अकेला ही इस स्क्रीन को देख सकता है। शन फिर आज का डेली क्वेस्ट देखता है जो कि उसने पूरा कर दिया होता है और इसके लिए उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। शन 3 ऑप्शंस में से पहला वाला चूज करता है जो कि स्टेटस रिकवरी होता है। यह रिवॉर्ड चूज करते ही शन की सारी थकान खत्म हो जाती है और वो हील हो जाता है। इसके बाद शन कहता है कि उसे रोज कुछ स्टैट्स पॉइंट्स भी मिलते हैं और साथ ही उसे रैंडम गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलते हैं जिसमें से अजीब अजीब चीजें निकलती है और मैं इन स्टैट पॉइंट्स को यूज करके अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, सेंस और विटालिटी को बढ़ा सकता हूँ जिससे मैं और ताकतवर बनता हूँ। इसके अलावा शन को इन्वेंट्री, स्किल्स और भी कई तरह के ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं जिससे उसे यह सब एक गेम की तरह ही लग रहा होता है। इसके बाद हम शहर में देखते हैं कि कई जगह डंजन गेट्स ओपन हो चुके हैं। फिर हम शन को देखते हैं जो कि अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने आया होता है। फिर हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक दिन शन की माँ अचानक बेहोश हो जाती है और डॉक्टर्स बताते हैं कि इस बीमारी का नाम इंटरनल स्लंबर है जिसमें इंसान हमेशा के लिए नींद में ही रहता है। अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। फिर शन अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए एक हंटर बन जाता है, हालांकि वो एक काफी कमजोर ही रैंक हंटर होता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और शन एक दिन के लिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेता है और एक ट्रेन स्टेशन पर जाता है। वहाँ उसके हाथ में एक चाबी होती है जो कि उसे गिफ्ट बॉक्स के जरिए मिली होती है और उस पे लिखा होता है कि वो चाबी इंस्टेंट डंजन ओपन कर सकती है, पर चाबी बस इसी स्टेशन यूज होगी। फिर शन चाबी का इस्तेमाल करके एक डंजन ओपन कर लेता है। डंजन में एंटर करते ही वहाँ की एंट्रेंस बंद हो जाती है जिससे शन घबरा जाता है। तभी कुछ लोग शन के आसपास से गुजरते हैं। शन को लगता है कि यह कोई अलग ही डायमेंशन है जो कि नॉर्मल डंजन से काफी ज्यादा अलग है। फिर शन के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि वो बिना डंजन बॉस को हराए इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। तभी शन को कुछ आवाजें आने लगती है जिससे शन और भी ज्यादा डर जाता है, पर हिम्मत करके वो आगे जाने लगता है और आगे जाकर उसे 3 गोब्लिन्स दिखते हैं और वो तीनों ही शन पर हमला कर देते हैं। शन के पास छोटा सा नाइफ होता है जिससे वो अपने आप को बचा रहा होता है, पर फिर हिम्मत करके वो एक गोब्लिन को मार देता है और फिर तेजी में वो दूसरे गोब्लिन्स को भी मार देता है। तभी वहां एक बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है जो शन पर हमला करता है। शन अपनी स्टेटस एबिलिटी से देखता है कि उस मॉन्स्टर का नाम स्टील फेंग राइकन है। शन फिर कहता है कि उसके लिए इरैंक गोब्लिन्स को मारना काफी मुश्किल होता है, तो आखिर वो इस वुल्फ को कैसे मारेगा। शन इतना डर चुका होता है कि उसके पैर तक जमीन से नहीं हिल पाते, पर तभी वुल्फ उस पर हमला कर देता है। शन उसके हमले से बच जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई हीलर भी नहीं है, तो अब मैं दोबारा घायल नहीं हो सकता हूँ। तभी राइकेन वुल्फ उस पर दोबारा हमला कर देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि शन एक वुल्फ मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। शन उसके अटैक को जंप करके और फ्लिप करते हुए डॉज कर लेता है और कहता है कि मुझे दोबारा से जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो अब मैं दोबारा से नहीं मर सकता हूँ। शन फिर वुल्फ को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वो वुल्फ दूर जाकर गिरता है।
शन को यकीन नहीं होता कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, पर फिर वो समझ जाता है कि डेली क्वेस्ट करके और स्टैट्स पॉइंट्स से स्ट्रेंथ बढ़ाकर वो इतना ताकतवर हो गया है। फिर वुल्फ वापस से खड़ा हो जाता है। शन सोचने लगता है कि आखिर वो इसे कैसे हराएगा और नॉर्मल अटैक्स का इस वुल्फ पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तभी वुल्फ शन की गर्दन पर हमला करता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि शन वहाँ अकेला है और ना ही उसके पास कोई हथियार है। पर तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंट्री है। फिर शन को इन्वेंट्री में एक तलवार मिलती है जो कि माशिमा की होती है और शन उसे इन्वेंट्री से निकाल लेता है। शन फिर तलवार का इस्तेमाल करके एक ही बार में उस राइकेन वुल्फ को मार देता है और लेवल अप हो जाता है। तभी वहाँ दो और राइकेन वुल्फ आ जाते हैं, पर शन कहता है कि अब उसके पास एक हथियार है, तो अब उसे किसी भी चीज का डर नहीं है। फिर शन एक एक कर आसानी से उन वुल्फ को मार देता है और कहता है कि डबल लेयर के मॉन्स्टर्स के मुकाबले तो यह मॉन्स्टर्स काफी कमजोर है। फिर हम देखते हैं कि शन का लेवल बढ़ चुका है और उसकी दूसरी एबिलिटीज भी। शन देखता है कि मॉन्स्टर्स को हंट करने से उसे 5 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके उसकी सारी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाती है, जबकि डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने पे बस उसे 3 स्टैट्स पॉइंट्स ही मिलते थे। तो शन मॉन्स्टर्स को मारकर ज्यादा स्टैट्स पॉइंट्स कमा सकता है। शन समझ जाता है कि जब भी वो लेवल अप होगा, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर शन उन मॉन्स्टर्स को देखता है और सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारने पर मैजिकल स्टोन्स तो मिलते ही नहीं है। उसे लगता है कि यह मॉन्स्टर्स कोई डिफरेंट स्पीशीज के होंगे और फिर कहता है कि यह इंस्टेंट डंजन और यह मॉन्स्टर्स सब एक गेम सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हो सकता है कि सिस्टम ने यह सब बस मेरे स्ट्रॉन्ग होने के लिए ही बनाया हो। शन को मैजिकल स्टोन के बजाय एक वुल्फ का फेंग मिलता है और वो देखता है कि गेम सिस्टम के अंदर एक स्टोर भी है, जिससे वो आइटम्स खरीद सकता है और उन्हें बेच भी सकता है। शन को फेंग के बदले 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, पर उसे समझ नहीं आता है कि इन गोल्ड कॉइन्स की उसकी करेंसी में क्या कीमत होगी। पर उसे लगता है कि यह डंजन उस जैसे ही रैंक के लिए बनाया गया है, तो वो गोल्ड कॉइन्स भी ज्यादा कीमती नहीं होंगे। फिर शन कहता है कि वो बॉस मॉन्स्टर को हराए बिना इस जगह से बाहर नहीं जा सकता, और भले ही वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, पर एक बॉस मॉन्स्टर को अकेले वो कभी नहीं हरा सकता। तभी राइकेन वुल्फ का एक झुंड शन के पास आ जाता है। शन कहता है कि अब उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि वो एक बार पहले ही मर चुका है। वो अपनी तलवार उठा सारे वुल्फ पर हमला करता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ आज नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है और मैं हमेशा एक कमजोर रैंक हंटर बना नहीं रह सकता। इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और उसके लिए अगर मुझे इस गेम के रूल्स फॉलो करने होंगे तो मैं करूंगा। शन फिर कई सारे वुल्फ को मार देता है और लेवल अप होता जाता है। पूरे झुंड को मारने के बाद शन को वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है। शन फिर अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है, जिसमें 34 वुल्फ फैंग्स, 2 बॉन्ड डैगर्स और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। शन टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद इस डंजन से बाहर जा सकता है, पर वो सोचता है कि अगर वो इस डंजन से चला गया तो हो सकता है कि वो इस जगह में कभी भी वापस ना आ पाए और स्ट्रॉन्ग बनने का ऐसा चांस उसे दोबारा कभी ना मिल पाए। इसके बाद फिर हम मिजुकी को देखते हैं, जिसे वापस से एक फोन आता है और उसे पास में ही दूसरे हंटर्स को ज्वाइन करने को पूछा जाता है, क्योंकि सिटी में एक डंजन रेक हो गया है और वहां से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। मिजुकी याद करती है कि शन भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और फिर वो हाँ कह देती है और दूसरे हंटर्स को ज्वाइन करती है। फिर शन डंजन में ही रहने का डिसाइड करता है और आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में शन कई राइकन वुल्फ को मारता है और लेवल अप होता है। फिर आगे जाके उसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिन्हें अब शन आसानी से मार रहा होता है और लेवल अप होता है। फिर शन मॉन्स्टर्स के नामों को देखता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि जिन मॉन्स्टर्स का नाम व्हाइट कलर में होता है वो कमजोर होते हैं, और जिनका नाम ऑरेंज कलर में होता है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जिनका नाम रेड कलर में होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर शन कहता है कि पहले वुल्फ मॉन्स्टर्स का नाम ऑरेंज कलर में होता था, पर अब वो व्हाइट कलर में है,
जिससे पता चलता है कि मैं अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और फिर वो अपनी स्टेटस स्क्रीन को चेक करता है। हम देखते हैं कि शन का लेवल अब 15 हो चुका होता है, पर अब भी शन को लगता है कि नीचे बॉस मॉन्स्टर को वो नहीं हरा पाएगा। शन फिर सीढ़ियों से नीचे बॉस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और नीचे पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। पर तभी एक मॉन्स्टर तेजी से वहां आता है और शन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे शन दूर जाकर गिरता है। फिर शन अपनी तलवार को देखता है जो कि टूट चुकी होती है और कहता है कि उसे लगा था कि वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर वो उस मॉन्स्टर का नाम देखता है जो कि ऑरेंज कलर में ही होता है, जिससे शन को लगता है कि यह बॉस मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर तभी मॉन्स्टर शन पर हमला करने लगता है। शन अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर के अटैक्स को रोकता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड इस मॉन्स्टर के स्केल्स को पियर्स नहीं कर पाएगी और ना ही किसी फिजिकल अटैक्स का इस मॉन्स्टर पर कोई असर होगा। तभी वापस से वो मॉन्स्टर्स शन पर हमला करता है। शन उसके हमले से बचता है और अपनी टूटी हुई तलवार से उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता है। शन उस पर एक पावरफुल अटैक करने का सोचता है, पर शन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे हराए, क्योंकि यह मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड होती है, जिसपे शन के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था और वो मॉन्स्टर शन पर लगातार हमला कर रहा था, जिससे शन घायल होता जा रहा था। फिर शन जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ, मगर अभी भी मैं कमजोर हूँ। आखिर मुझे और कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि मैं अपना सबसे कमजोर हंटर होने का टैग खुद पर से हटा सकूं और अपने पास से बाहर आ सकूं। जब सब मुझे वीकेस्ट हंटर बुलाया करते थे, मॉन्स्टर लगातार शन पर अटैक्स कर रहा होता है। शन उन अटैक से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हूँ। डबल लेयर डंजन में मैंने बाकी हंटर्स की कितनी ज्यादा मदद की थी और उनकी जानें भी बचाई थी, मगर आखिर में सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया और अकेले वहाँ छोड़ दिया। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। मैं हमेशा कमजोर बने हुए ही नहीं रह सकता। तभी मॉन्स्टर शन पर अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे शन दूर जाकर गिर जाता है। शन वापस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। फिर शन अपनी टूटी हुई तलवार से मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमले करता जाता है और कहता है कि उन स्टैचूज के मुकाबले तो यह मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है और इस मॉन्स्टर से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। शन फिर अपने सारे स्टैट्स पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा लेता है, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। इसके बाद फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और अपने दोनों हाथों से उस मॉन्स्टर पर जोर लगा रहा होता है। शन अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की स्किन डैमेज होने लगती है। फिर शन अपनी पूरी पावर से उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से दबाकर मार देता है। इसके बाद फिर हम शन को मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जिसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और कहता है कि वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। शन को कसाका वेनम और कसाका फेंग डैगर मिलते हैं। मॉन्स्टर को हराने के बाद फिर हम देखते हैं कि शन के कपड़े फट चुके हैं, उसकी तलवार टूट चुकी है और बॉडी हर जगह से दर्द कर रही है, मगर उसे एक पावरफुल ब्लेड मिल चुकी है जो कि उसी मॉन्स्टर के फेंग से बनी हुई होती है और वो ब्लेड किसी को भी पैरालिसिस कर सकती है। इसके बाद फाइनली शन उस डंजन से बाहर आ जाता है और वापस उसी स्टेशन पर आ जाता है। फिर ऊपर जाकर वो देखता है तो रात हो चुकी होती है और बारिश भी हो रही होती है। तभी वहाँ एक सोल्जर आता है। वो शन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने न्यूज़ नहीं सुनी। शन सोल्जर से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। सोल्जर बताता है कि यहाँ एक डंजन ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर सिटी के अंदर आ गए हैं। सोल्जर कहता है कि छोटे मॉन्स्टर्स को तो हंटर्स ने मार दिया है, मगर अभी भी डंजन का बॉस मॉन्स्टर सिटी में है और काफी हंटर्स उससे फाइट कर रहे हैं। शन की सेंस एबिलिटी बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से शन बॉस मॉन्स्टर को सेंस कर पा रहा होता है और उसे समझ आ जाता है कि यह मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि कुछ हंटर्स एक बड़े स्टोन गोलम, जो कि डंजन का बॉस मॉन्स्टर होता है, उससे फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ काफी लोग भी होते हैं जो हंटर्स को मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख रहे होते हैं।
वो कहते हैं कि कब तक हंटर इस मॉन्स्टर को मारने वाले हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर वहां काफी नुकसान कर चुका होता है। हम देखते हैं कि वो हंटर्स उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पा रहे होते हैं और बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे होते हैं। फिर वहां शन भी आ जाता है। वो कहता है कि यह सब तो लो ई रैंक हंटर्स हैं और बताता है कि इन सब हंटर्स में से सामने वाला हंटर, जो कि एक टैंकर है और डी रैंक हंटर है, वही अभी तक इस मॉन्स्टर को रोक पाया है। फिर शन वहां पर मिजुकी को भी देखता है, जिससे एक डी रैंक हीलर टैंकर को हील करने का कहती है, मगर मिजुकी अभी भी वो हादसा नहीं भुला पाई होती है। यह देख शन कहता है कि वो हादसा तो मैं भी नहीं भुला पाया हूँ, मगर अब मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और किसी से नहीं डरूंगा। फिर शन अपनी टूटी हुई तलवार उस मॉन्स्टर पर फेंक कर मारता है, जिससे मॉन्स्टर लगभग मर ही जाता है और बाकी हंटर्स के अटैक से मारा जाता है। सभी हंटर्स को लगता है कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को मारा, मगर वो टैंकर समझ जाता है कि यह किसी हाई रैंक हंटर का काम है, पर उसे आसपास कोई भी हाई रैंक हंटर नहीं दिखाई देता है। फिर हम शन को देखते हैं, जो कहता है कि उसे नहीं लगा था कि वो एक ही वार में उस मॉन्स्टर को मार देगा। इसके बाद फिर हम शन को हॉस्पिटल में वर्कआउट करता हुआ देखते हैं और शन की अब मसल्स भी आ चुकी होती है। तभी एक नर्स दरवाजा खोल वहां आ जाती है। वो शन को वर्कआउट करता हुआ देख शर्मा जाती है और उसकी बॉडी से इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि क्या इस पेशेंट की बॉडी पहले भी ऐसी थी। फिर नर्स शन से पूछती है कि क्या आज तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले हो। शन कहता है हाँ। फिर नर्स शर्माते हुए शन से कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। शन सोचता है कि शायद उन्हें कुछ टेस्ट रिजल्ट्स उसके मोबाइल पर सेंड करने होंगे, इसलिए शन नर्स को अपना नंबर दे देता है। इसके बाद फिर हम शन के घर का सीन देखते हैं, जहां उसकी बहन स्कूल जाने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी शन नींद से उठकर वहां आ जाता है। वो अपनी बहन को संभल कर स्कूल जाने के लिए कहता है। उसकी बहन शन की बॉडी को देख कहती है कि क्या अभी तुम एक्सरसाइज कर रहे थे। शन कहता है हाँ, थोड़ी बहुत। फिर उसकी बहन शन के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो हाइट भी पहले से काफी बढ़ गई है। मुझे नहीं लगा था कि लड़कों की हाइट 20 साल के बाद भी बढ़ती है। शन कहता है कि तुम क्या अजीब बातें कर रही हो, चुपचाप स्कूल जाओ और यह अम्ब्रेला ले जाओ। पर उसकी बहन कहती है कि आज तो कोई बारिश नहीं होने वाली। पर शन अम्ब्रेला उसके बैग में रख देता है और वो स्कूल चली जाती है। फिर शन अपने डेली क्वेस्ट को देखता है, जो कि उसने पूरा कर लिया होता है और बस उसमें रनिंग ही बचा होता है, जो शन बाद में करने का सोचता है। फिर शन अपने मसल्स को देखता है और कहता है कि मेरे मसल्स भी काफी बढ़ गए हैं और यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने स्टार्ट पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई है। मगर शन अब अपनी दूसरी एबिलिटीज को भी बढ़ाने का सोचता है, क्योंकि उसे ज्यादा मस्कुलर नहीं दिखाई देना और बाकी एबिलिटीज भी शन के लिए काफी यूजफुल होती है। फिर काफी सोचने के बाद शन अपनी सेंस और एजिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद फिर शन को एक कॉल आता है। उसे लगता है कि शायद यह गिल्ड से होगा, मगर यह कॉल शन के लैंडलॉर्ड का होता है, जो उसे इस महीने के रेंट के लिए बोलता है। फिर शन कहता है कि अगर मेरी सही में डबल अवेकनिंग हुई है तो मैं आसानी से ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा और अगर मैं इसी तरह पावरफुल होता रहा तो मैं कुछ ही समय में एक टॉप रैंक हंटर बन जाऊंगा। शन कहता है कि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं, और जो हंटर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और हाई रैंक के होते हैं, वो पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारकर ज्यादा पैसा कमाते हैं। और शन कहता है कि पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आपको एक हाई रैंक डंजन में एंटर करना होगा और आसानी रैंक डंजन और डी रैंक डंजन में काफी कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहां जॉब मिलना काफी मुश्किल होता है और गिल्ड भी हम जैसे लो रैंक हंटर्स को कोई जॉब्स नहीं देती है। फिर शन कहता है कि क्या मुझे सबको बता देना चाहिए कि मेरी डबल अवेकनिंग हुई है, जिससे मैं ज्यादा पैसे भी कमा पाऊंगा और काफी फेमस भी हो जाऊंगा। पर अगर मैंने सबको अपनी डबल अवेकनिंग के बारे में बता दिया तो सारे लोग मेरे बारे में बात करना चालू कर देंगे और कुछ बुरे लोग भी मेरे ऊपर नजर रखने लगेंगे, और अगर उनको पता चल गया कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया हूँ तो काफी बुरा होगा। इसलिए मैं अपनी डबल अवेकनिंग के बारे में किसी को नहीं बता सकता हूँ। फिर शन फोन पर जॉब्स खोजने लगता है
और अटैक फोर्स ज्वाइन करने का सोचता है। अटैक फोर्स हंटर्स की तरह ही काम करते हैं और मॉन्स्टर्स को मारते हैं। इसके बाद फिर शन अटैक फोर्स को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाता है। वो लोग शन की रैंक सुन हंसने लगता है और उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि यह वही वर्ल्ड फेमस हंटर है ना, जिसको दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बोला जाता है, उनका लीडर जिसका नाम हयातो होता है। शन से कहता है कि यह एक सी रैंक डंजन होने वाला है, इसलिए तुम्हें अंदर कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम बस यह मेंबर का फॉर्म साइन कर दो। असल में इस सी रैंक डंजन में 8 मेंबर्स के बिना कोई एंटर नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने शन को, जो कि एक लो रैंक हंटर है, ज्वाइन करने को कहा। फिर शन अपनी सेंस एबिलिटी से देखता है कि उनमें से 4 हंटर्स सी रैंक के हैं और बाकी डी रैंक से कम वाले हंटर्स हैं। तभी एक हंटर जिसने की काफी फ्लैशी इक्विपमेंट्स पहने हुए होते हैं, शन से आकर कहता है कि तुम्हें भी मेरी तरह ही यहाँ बुलाया गया है। शन उसके इक्विपमेंट्स देख हैरान हो जाता है। फिर शन हयातो से पूछता है, मुझे क्या करना है? वो कहता है कि तुम्हें यहाँ बस हमारा सामान उठाना है। शन उससे एक और सवाल करता है कि क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं होने वाला? लीडर कहता है कि तुम्हें पता है ना, अटैक फोर्स में हीलर्स को लाना कितना मुश्किल होता है, और वैसे भी हम बिना हीलर के ही काम करते हैं। फिर सब लोग डंजन के अंदर एंटर करने लगते हैं। मोराबी शन से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम लो रैंक के हो ना, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो लोग डंजन का गेट देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी बड़ा होता है। एक हंटर कहता है कि क्या यह सही में एक सी रैंक डंजन ही होने वाला है? शन समझाता है कि डंजन गेट्स का साइज इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि गेट के अंदर जो मैजिकल एनर्जी फ्लो हो रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और हंटर्स गिल्ड इस एनर्जी के हिसाब से ही डंजन को रैंक करती है। पर फिर भी ये मेरा पहला सी रैंक डंजन होने वाला है। फिर सारे लोग गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद शन कहता है कि नॉर्मली लो रैंक हंटर्स ज्यादा पैसा नहीं कमाते, तो फिर इस डी रैंक हंटर के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट्स कैसे हैं? फिर शन कहता है कि यह डंजन बाकी डंजन से काफी अलग है जिनमें मैं पहले जा चुका हूँ। इसके बाद फिर हयातो कहता है कि यहाँ काफी अंधेरा है और अपने दोस्त कोजी को लाइट बनाने के लिए कहता है। फिर उसका दोस्त वहाँ लाइट क्रिएट कर देता है। वहाँ पर बस कई सारी गुफाएं ही होती है, जो देख बाकी हंटर्स कहने लगते हैं कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स क्यों नहीं है और ना यहाँ कोई रोशनी है। मोराबी शन से पूछने लगता है कि क्या बिना मॉन्स्टर्स वाले डंजन्स भी होते हैं, पर शन उससे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ अजीब आवाजें आ रही होती है। फिर शन फोकस कर उन आवाजों को सुनता है और सोचता है कि यहाँ अंधेरा है, इसका मतलब है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स को लाइट पसंद नहीं होगी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, बस अभी तक हमें वो मॉन्स्टर्स दिखे नहीं है। फिर शन समझ जाता है कि यहाँ ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं होते हैं और ग्रुप में ही रहते हैं। फिर शन सबको चिल्लाकर बताता है कि यहाँ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स हैं और वो हमारी ऊपर वाली सुरंग से हम पर अटैक करने वाले हैं। तभी वो मॉन्स्टर्स सब पर अटैक कर देते हैं। हयातो सबको मैजिक यूज करने का और उनसे फाइट करने का कहता है। वो सारे हंटर्स उन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर्स से फाइट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होती है। शन सबको फाइट करते हुए देखता है और उनको एनालाइज करता है और कहता है कि इन सब का कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क काफी अच्छा है और इसीलिए इन्हें किसी हीलर की जरूरत नहीं पड़ती है। शन फिर कहता है, बाकी सारे लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, मगर मैं बस यहाँ उनका सामान लेकर खड़ा हूँ, और वो काफी नाखुश दिखाई देता है। शन मोराबी को देखकर भी कहता है कि यह भले ही अभी एक्सपीरियंस नहीं है, मगर उसके इक्विपमेंट्स उसकी काफी मदद कर रहे हैं मॉन्स्टर से लड़ने में। तभी एक मॉन्स्टर शन की तरफ आता है। शन आसानी से एक किक में उसे मार देता है। सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनका लीडर कहता है कि जल्दी से सारे मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लो और हम उन्हें 7 लोगों में बांटने वाले हैं। फिर वो शन के पास जाकर कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? शन कहता है, मुझे बस महसूस हुआ था कि वो ऊपर वाली सुरंग से आने वाले हैं। हयातो कहता है कि तुम्हारी सेंसेस शार्प है और तुम्हारा शुक्रिया हमें उनके बारे में बताने के लिए, पर आगे से इतनी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कोजी हयातो को बुलाता है
और उसे मॉन्स्टर के पास दिखाता है और कहता है कि इन मॉन्स्टर्स को हमने नहीं मारा है, क्योंकि हम तो मैजिक यूज कर रहे थे और यह घाव किसी तलवार के भी नहीं है। हयातो को लगता है कि यहाँ कोई बड़ा मॉन्स्टर या फिर बॉस मॉन्स्टर है जिसने इन मॉन्स्टर्स को मारा होगा। असल में शन ने उन मॉन्स्टर्स को अपनी किक से मारा होता है। वो लोग बॉस मॉन्स्टर का सोच काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और ज्यादा पैसे कमाने का सोचते हैं। शन को उनको ऐसे देख एक बुरी फीलिंग आती है और वो मोराबी को दूसरे हंटर से चौकन्ना रहने को कहता है। इसके बाद वो लोग बॉस रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। शन कहता है कि यहाँ मेरा काम बस इस सामान को उठाना है और मैं अभी यहाँ किसी फाइट में भी शामिल नहीं हुआ हूँ, मगर यह लोग मुझे बिना फाइट किए पैसे दे रहे हैं, तो ठीक ही डील है। शन का सिस्टम उसे कई बार वार्निंग दे रहा होता है, लिजर्ड से सावधान रहो, मगर शन को समझ नहीं आता कि लिजर्ड बॉस मॉन्स्टर है या फिर कोई और ही है। इसके बाद वो लोग बॉस मॉन्स्टर के रूम के काफी करीब आ जाते हैं और वो कई मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि बॉस मॉन्स्टर कहीं आसपास ही है। फिर हयातो कोजी को रोशनी करने के लिए कहता है और फिर वो देखते हैं कि कई मॉन्स्टर स्पाइडर के जालों में बंधे हुए हैं, जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें बॉस रूम भी मिल जाता है। फिर वो लोग बॉस रूम के अंदर जाते हैं। अंदर आते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ कई सारे मैजिक क्रिस्टल्स होते हैं। एक हंटर कहता है कि आज हमारा जैकपॉट लग गया है और कोजी कहता है कि इनकी कीमत मॉन्स्टर्स वाले मैजिकल क्रिस्टल से कम है, मगर यह यहाँ इतने सारे हैं कि हम इन्हें बेचकर काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और इनकी कीमत 1 बिलियन के आसपास होने वाली है। तभी एक हंटर हयातो से कहता है कि इतने ज्यादा पैसे कमाने के बाद तो तुम्हारा छोटा भाई भी तुमसे काफी जेलस होने वाला है। असल में हयातो का छोटा भाई एक हाई रैंक हंटर है और वो ज्यादा पैसों के लिए अमेरिका चला गया और वहाँ डंजन्स में एंटर कर रहा है। फिर हयातो मैजिकल क्रिस्टल्स को देखकर कहता है कि मेरे छोटे भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि वो एक हाई रैंक हंटर है, मगर अब मैं इन सब क्रिस्टल्स से पैसे कमाकर उसे दिखा दूंगा कि मैं भी काफी कामयाब हंटर हूँ। फिर मोराबी शन से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है चेक करने के लिए कि आखिर उसमें क्या लिखा है। मोराबी हयातो को कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर पूछता है कि शन के इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उसे बस मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो मैजिक क्रिस्टल्स मिलते हैं वही उसे बराबर बांटे जाएंगे, मगर उसमें यह नहीं लिखा कि क्रिस्टल्स के अलावा डंजन में मिली कोई और कीमती चीज उसे मिलेगी। मतलब इन मैजिकल क्रिस्टल्स में से शन को कुछ भी नहीं मिलने वाला। हयातो कहता है क्यों नहीं, हम शन को भी इन क्रिस्टल्स का बराबर शेयर देंगे, मगर वो लोग काफी कुछ छुपा रहे होते हैं। फिर सब लोग ऊपर डंजन के बॉस को देखते हैं जो कि फिलहाल सो रहा होता है। लीडर कहता है कि हमें बॉस को मारने से पहले यहाँ के मैजिकल क्रिस्टल्स निकालने होंगे और डंजन से बाहर लेकर जाने होंगे, क्योंकि बॉस को मारने के बाद काफी जल्दी से डंजन का गेट बंद हो जाता है। हयातो फिर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुम वो इक्विपमेंट्स लाए हो जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। वो कहता है नहीं, किसे लगा था कि हमें यहाँ इतने सारे मैजिकल क्रिस्टल्स मिलेंगे और हमें उन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फिर वो लोग शन और उस हंटर को बॉस रूम में छोड़ वो इक्विपमेंट्स लेने जाने लगते हैं। मोराबी उनसे कहता है हम भला इस बॉस मॉन्स्टर के रूम में कैसे रह सकते हैं। हयातो कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर सो रहा है और हम लोग काफी जल्दी माइनिंग गियर लेकर वापस आ जाएंगे। फिर हयातो बाकी हंटर्स को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। शन सोचता है कि इस सी रैंक डंजन में आने के लिए इन हंटर्स को 8 लोगों की जरूरत थी, यह पहले से ही 6 लोग थे, इसलिए इन लोगों ने हम दोनों को बुलाया। फिर शन समझ जाता है कि यह लोग हमें बस यहाँ फंसाने के लिए लाए हैं और यह सब एक ट्रैप है। तभी वो लोग मैजिक अटैक से बॉस रूम की एंट्रेंस को बंद कर देते हैं। फिर शन को समझ आ जाता है कि सिस्टम जिस लिजर्ड के बारे में मुझे वार्निंग दे रहा था वो बॉस मॉन्स्टर नहीं बल्कि यह हंटर्स है। फिर शन माबूची की कही हुई बात याद करता है। माबूची ने शन को बताया था कि कुछ ऐसे बुरे हंटर्स भी होते हैं जो कमजोर हंटर्स को डंजन में फंसाकर खुद वहां से भाग जाते हैं। डंजन में सिक्योरिटी कैमरास नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे बुरे हंटर्स को सजा भी नहीं होती। शन को समझ आ जाता है कि यह वही हंटर्स थे। फिर मोराबी कहता है
कि वह लोग बस कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स के लिए हमें मारना चाहते हैं। और काश मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं की होती तो आज हम मरने से बच जाते। शन कहता है नहीं, वो लोग वैसे भी हमें मारने का प्लान बना ही रहे थे। तभी स्पाइडर मॉन्स्टर जाग जाता है। मोराबी शन को अपने पीछे रहने का कहते हैं और बॉस मॉन्स्टर से खुद ही लड़ने का कहता है, मगर शन कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इस स्पाइडर मॉन्स्टर से अकेले ही फाइट करूंगा, क्योंकि यह उस डंजन की तरह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। शन अपनी तलवार को समन कर लेता है और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को मार कर रहूंगा।